हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय पे है। जिस इसके पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 5 को पढ़ा है, समझा है। और अध्याय 5 जो कि जिसमें हम लोग जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ा है पिछली दो वीडियो में। और इस वीडियो का शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हम लोगों ने इस चैप्टर को, इस अध्याय को छोड़ा था। तो चलिए चलते हैं। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के खोज के बारे में पढ़ा था, जिसे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ढूंढा था अपने ही बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से, जिसमें वृक्ष के छाल की पतली काट को सूक्ष्मदर्शी से आवर्धित किया गया, जिसमें पता चला कि उस पतली सी काट में आवर्धित करने के बाद मधुमक्खी के छत्ते के जैसे के घर के आकार मिले, जिसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा कि किस अंग की कोशिका कैसी दिखती है, कैसी होती है। कोशिका की रचना उसके कार्य और अंग के आधार पर उसकी रचना होती है। और इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन के बारे में। कोशिका का जो संरचना बना है, कोशिका की संरचना भी जो है, छोटी सी कोशिका हमारे शरीर की होती है, जिसकी भी संरचना भी संगठन से निर्मित है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन में क्या क्या आता है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्य 3 गुण है कोशिका के: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग समझते हैं, तो इसे मैंने नोट डाउन किया है। तो चलिए पहले नोट डाउन पे हम लोग समझते हैं कि कोशिका के संरचनात्मक संगठन कौन कौन से हैं। उसके बाद और डिटेल में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे इस अध्याय से। कोशिका के संरचनात्मक संगठन में कोशिकांग, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य, ऑर्गन सेल और कोशिका अंगक को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले प्लाज्मा झिल्ली को समझते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की परिभाषा मैंने नोट किया है और समझाया है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह विसरण और परासरण के द्वारा पदार्थ को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। चलिए कोशिका की एक आवर्धित पिक्चर जो है, चित्र जो है, उसमें देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है। ये एक जंतु की कोशिका है, यानी कि मानव, कवक, मानव की कोशिका है, जंतु की कोशिका है, जिसको आवर्धित किया गया है। तो उसके कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं, कोशिका अंग दिखाई दे रहे हैं, उसकी संरचना दिखाई दे रही है जिससे कि कोशिका बनी है। तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली को हम समझते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो हम लोगों का पहला टॉपिक है, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली। ये जो बाहरी परत दिख रही है, ये जो बाहरी परत दिख रही है, कोशिका है, एक जंतु कोशिका है, इसकी ये जो बाहरी परत दिख रही है, यही प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। चलिए प्लाज्मा झिल्ली के बारे में नोट्स पे फिर से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा था कि इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह विसरण तथा प्रासरण के द्वारा पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देता है। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली जो है, जब कोशिका को, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वह बाहरी पर्यावरण से ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर आने देता है तथा उससे बने अपशिष्ट गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर, कोशिका से बाहर जाने देता है। इस तरह गैसों का आना जाना कोशिका के अंदर बाहर विसरण के द्वारा होता है तथा परासरण के द्वारा जब कोशिका में के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो बाहरी पर्यावरण में जल को निकाल देता है। और जब कोशिका में जल की मात्रा
की कमी होती है तो वह जल को वही प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा अपने अंदर आने देता है। तो जल का कोशिका के अंदर बाहर और अंदर आना जाना प्रासरण के द्वारा होता है और गैसों का आना जाना विसरण के द्वारा होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक और है, ये विसरण और ये परासरण। विसरण और परासरण, विसरण जो है गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण विसरण कहलाता है, तथा परासरण जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण के द्वारा होता है। किताब में क्रियाकलाप दिया गया है 5.3 और 5.4। ठीक है, तो उसे मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इसमें परासरण का एक उदाहरण है। परासरण का उदाहरण है, सूखी हुई किशमिश को जब जल में भिगोया जाता है तो किशमिश का फूल जाना, ये परासरण है। क्योंकि किशमिश के अंदर बाहरी सतह से जल का अंदर चले जाना परासरण द्वारा होता है, क्योंकि अंदर किशमिश के अंदर जल की सांद्रता कम होती है और बाहरी सतह पर जल की सांद्रता अधिक होने के कारण वह जल किशमिश के अंदर चला जाता है, जिसके कारण किशमिश फूल जाती है। ठीक। और विसरण वह प्रक्रिया है जैसे कि किसी सेंट के डब्बे से सेंट का बाहर निकलते ही वातावरण में फैल जाना और सुगंध का आना, यह विसरण है। या स्वादिष्ट भोजन का पकना और दूर से ही खुशबू आना, यह विसरण है। ठीक है। और परासरण के द्वारा ही पेड़ पौधे अपने जड़ों से मिट्टी में एकत्रित जल को तने और पत्ती तक पहुंचाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इस पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। ये मैंने अभी बताया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। मूल मतलब जड़ द्वारा अवशोषण परासरण है। प्लाज्मा झिल्ली की परिभाषा और उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि उसका कार्य क्या है, वो कोशिका में किस तरह कहाँ होती है और किस तरह कार्य करती है कोशिका में। और ये जान लेते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है तथा कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है एवं लिपिड भी एक कार्बनिक पदार्थ है। उसी दोनों के मेल से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। चलिए चलते हैं आगे। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है हम लोगों ने पढ़ा है, लिख लिया है। अब प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जिसका निर्माण 1940 में हुआ, उसी से ही हम प्लाज्मा झिल्ली की रचना देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। देखिए, कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसके लचीलापन के कारण ही एक कोशिकीय जीव जो हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय जीव है, इसी लचीलापन की सहायता से ही बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, लचीलापन के द्वारा एक कोशिकीय जीव जो है पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है और मैं बोल भी रहा हूँ। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है।
अगर क्वेश्चन आए, सवाल आए कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, क्योंकि वो तो एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका के द्वारा उसका पूरा जैविक प्रक्रिया चलता है, तो वो किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है और इसमें सहायता करती है प्लाज्मा झिल्ली और उसको सहायता देती है उसका लचीलापन। ठीक, किताब में आगे क्रियाकलाप दिया है 5.5। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें, इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। तो आप लोग क्लास में जरूर कीजिएगा या फोन से जरूर सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब यहाँ पे दो प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जैसे CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ मतलब जल जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोशिका में गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है तथा जल का आदान प्रदान परासरण द्वारा होता है। तो इसे लिख लेना है। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विसरण तथा परासरण के द्वारा कोशिका के अंदर पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देता है। वो हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली के परिभाषा में भी पढ़ रखा है, उसे मैंने स्क्रीन पे चलाया भी है नोट्स के द्वारा, उसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये दोनों क्वेश्चन वहाँ से हल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला है, देखिए कोशिका के संरचनात्मक संगठन में हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली को समझा कि प्लाज्मा झिल्ली वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका की बाहरी परत होती है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बाद की परत होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है तथा लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, और हाँ, कार्बनिक पदार्थ लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और एक कोशिकीय जीव में प्लाज्मा झिल्ली के लचीलापन के कारण ही साइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिकीय जीव बाह्य पर्यावरण से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली में हम लोगों ने इतना पढ़ा, इसे नोट्स कर लीजिएगा। अब आते हैं कोशिकांग के कोशिका भित्ति पर। कोशिका भित्ति को समझते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है। देखिए हम लोग किताब के हिसाब से चल रहे हैं तो किताब का एक भी पेज छूटा नहीं है। मैंने किताब, जिसके पास किताब नहीं होगा, जो स्टूडेंट्स जो हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो किताब उनके पास NCERT का अगर नहीं होगा तो वो यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे उनके हिसाब से, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा होगा किताब छूट नहीं रहा। और मैं अगले टॉपिक पे आया हूँ 5.2.2 कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, जंतु कोशिका में बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली ही होती है और पादप में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होती है, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो क्या लिखा है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। तो चलिए कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लेते हैं नोट्स के द्वारा। कोशिका भित्ति यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर वाली परत होती है। यह सेलुलोज का बना होता है जो पेड़ पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति के द्वारा ही पेड़ पौधे मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। और ये कोशिका भित्ति जो है, जो बाहरी कठोर परत होती है पेड़ पौधों की, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक पदार्थ है। तो चलिए कोशिका भित्ति का परिभाषा हम लोगों ने जाना। अब किताब के द्वारा इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो यहाँ तक हो गया। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, जब किसी पादप की कोशिका जो है उसमें परासरण द्वारा, मतलब जब परासरण के द्वारा पानी कोशिका के अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है, तो परासरण के द्वारा जब पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। कोशिका झिल्ली मतलब प्लाज्मा झिल्ली के सहित जो आंतरिक पदार्थ जो होता है कोशिका में, वह संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और अपने बुक्स में इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्रियाकलाप में कुंचन को समझाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है
इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। देखिए, जो जीवित कोशिकाएं हैं पादप की, जंतु की, उसी में जल का अवशोषण होता है परासरण द्वारा। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया कोशिकाओं का अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होती है। और जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा जो जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा ही कोशिका भित्ति कठोर हो जाती है और कोशिका मृत हो जाती है। ठीक, अब अगला कोशिकांग है। कोशिका भित्ति हम लोगों ने समझ लिया, सेल वॉल, जो कि पादप कोशिका में होती है, जो मृत कोशिका से बनी होती है और सेलुलोज की होती है। केंद्रक अगला टॉपिक है केंद्रक। तो केंद्रक को चलिए समझते हैं। यहाँ जीव द्रव्य कुंचन को हम लोग समझते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन जो होता है, जिसके द्वारा पौधों में क्या परिवर्तन होता है, तो इसके द्वारा पेड़ पौधे मजबूत हो जाते हैं। जीव द्रव्य कुंचन जो होता है, जिससे कोशिका मृत हो जाती है और वो बाहरी लेयर में आ जाती है, और मृत कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, जो कोशिका भित्ति में सम्मिलित हो जाने के कारण वो मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा ही मजबूती प्रदान होती है। कोशिका के संरचनात्मक संगठन में हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति को पढ़ लिया है। अब अगली बारी है केंद्रक की। तो चलिए समझते हैं किताब से, और उसके बाद नोट्स भी बनाएंगे कुछ केंद्रक के बारे में। केंद्रक में क्रोमोसोम उपस्थित होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक में जो क्रोमोसोम उपस्थित होता है वो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए जो होता है अनुवांशिक गुण, डीएनए में अनुवांशिक गुण होता है जो माता पिता से अगले संतान में जाता है। ठीक है, जो सजीव जो हैं, जो मानव जो हैं, उनके अभिलाक्षणिक गुण किसके द्वारा अगले उनके आने वाले संतान में जाता है, तो डीएनए के द्वारा ही उनके अनुवांशिक गुण जो कि है माता पिता से अगले संतान में जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली जो पादप कोशिका में होता है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की झिल्ली होती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली जो पादप कोशिका में होता है, केंद्रक झिल्ली मानव कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में होता है। उसके चारों ओर दोहरे परत की झिल्ली होती है। उस केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की झिल्ली होती है, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली जो है मानव कोशिका में नहीं होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है, पादप कोशिका में होती है। किताब में जो है केंद्रक के बारे में कुछ विस्तार से लिखा गया है, उसे समझाया गया है, जिसे मैंने नोट्स पे बता दिया है कि केंद्रक क्या है। ठीक है, और क्रियाकलाप भी दिया गया है केंद्रक को पहचानने के लिए। तो क्रियाकलाप आप बुक्स में देख लीजिएगा, उसमें ऐसा कुछ पॉइंट्स नहीं है जिसे नोट डाउन करने के बाद एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड हो उसमें आए। तो आगे का जो ये केंद्रक का ही टॉपिक है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका द्रव्य के बारे में आगे पढ़ा जाएगा। और केंद्रक झिल्ली के द्वारा ही कोशिका द्रव्य अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है
वह माता पिता से डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, अणु के रूप में, वो माता पिता से डीएनए के अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। अगर ऐसा सवाल है कि कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं किसमें होती है, तो कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए में होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के, अभी जो लाइनें जो जो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा इधर से था, ये हाईलाइट किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचना के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। डीएनए जो है क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। डीएनए क्रोमोसोम में संगठित कब हो जाता है, जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। ठीक है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ जीव जो हैं उनमें कोशिकीय जनन होता है तो उसमें केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। किस प्रक्रिया में, तो कोशिकीय जनन जो केंद्रक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। ठीक। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, ना के बराबर, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। बैक्टीरिया जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट में होता है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। देखिए क्या लिखा है, बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीव में केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, केंद्रीय क्षेत्र ना के बराबर होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम होता है और केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट एक कोशिकीय जीव में अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। केंद्रक के जगह केंद्रक के क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ ही होता है। ये किस में होता है, तो एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया में क्रोमैटिन पदार्थ होता है, केंद्रक की जगह पर क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ठीक है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। देखिए क्रोमैटिन पदार्थ जिस अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में होता है उसे केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। देखिए कोशिका झिल्ली के आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है और जिन कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन सारे तथ्यों को नोट्स के हिसाब से समझेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, चित्र 5.4 में दिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य को अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक जो हैं, जो द्रव में अंगक रहते हैं, जो हमने जंतु कोशिका में आप लोगों को पहले दिखाया है, वो अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है। कुछ कोशिका अंगक हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के
अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भाग द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक कुछ जो है जो यूकैरियोटिक कोशिका में होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है, उसका कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किया जाता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैली की तरह समझ के साथ है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। देखिए यहाँ नोट कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में, यहाँ से प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। पूछ देगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो प्लास्टिड में होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होता है। तो ये दो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक किताब से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। चलिए अब आगे की टॉपिक है कोशिका द्रव्य, लेकिन इससे पहले कोशिका जो केंद्रक है, केंद्रक के बारे में कुछ नोट्स है, उसे नोट डाउन कीजिएगा। एक कोशिकीय जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसके आधार पर केंद्रक झिल्ली के आधार पर ही कोशिका को दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकारों में बांटा गया है। तो एक है यूकैरियोटिक और दूसरा है प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर जान लेते हैं। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक सुस्पष्ट दोहरे परत वाला झिल्ली से बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनके केंद्रक बिना झिल्ली के होते हैं और आकार भी छोटा होता है, और इसके आकार यूकैरियोटिक कोशिका के आकार बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ही क्रोमोसोम से बना होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। ये अंतर हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो डिटेल में, बुक को डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम लोग कोशिका संरचनात्मक संगठन के कोशिका द्रव्य को पढ़ेंगे और कोशिका अंगक को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा।